मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं भारत का एक नागरिक हूं और अपनी इनकम में से 35% टैक्स मैं और मेरी पत्नी पिछले 10 वर्षों से भारत सरकार को दे रहे हैं। हमने ये नया चैनल लॉन्च किया है न्यू इंडिया के नाम से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है न्यू इंडिया बनाने का, उसी के थीम पर ये चैनल को लॉन्च किया गया है। ये चैनल जो है सारे प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मेरे साथी जितने भी इस चैनल पे आपके सामने रूबरू होंगे वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, या तो IITians हैं या IIM से पढ़े हुए हैं या देश विदेश से जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, वो सारे लोग इस चैनल पर आपसे रूबरू होंगे। हम इस चैनल में हर दिन एक नया मुद्दा, एक नई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जितनी भी चीज़ों को लेके आजकल सियासी गर्मी चल रही है, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, या कोई भी ऐसी शुरुआत जो पिछले 5 वर्षों में की गई है जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अभूतपूर्व सफलता देखने को मिली है, उसके बारे में हम इस चैनल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगले काफ़ी समय तक आने वाले दिनों में हम हर दिन इस पे एक ऐसा मुद्दा लेके आएंगे, एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे जो सारे जन सामान्य के लिए जो बहुत उपयोगी होगा। हम जो भी वीडियो यहाँ पे बनाएंगे, जो भी वीडियो आपको देंगे, जो भी मुद्दा हम आपको देंगे, वो सारे मुद्दे जो होंगे वो प्रूफ्स के साथ होंगे। कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में आप उनके लिंक्स देख सकते हैं। जो लिंक्स ऐसे होंगे जो कोई भी फेक वेबसाइट नहीं होगी, कोई भी फेक न्यूज चैनल नहीं होगा, कुछ भी फेक नहीं होगा। हम जो भी आपको लिंक देंगे वो लिंक जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स के थ्रू होगा, या फिर जो ऑडिटेड डेटा होता है उसके ऊपर होगा। कोई भी फेक न्यूज इस पर्टिकुलर चैनल में आपको नहीं दी जाएगी। तो हम अगर आज एक सिर्फ संदर्भ में आज बात करते हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सारे देशवासियों से भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके सहयोगी दलों के लिए वोट मांगने आया हूं, और मैं कहता हूं कि इस बार एक बार और मोदी सरकार को हमें चांस देना चाहिए। हमने 65 साल एक ऐसी सरकार को चांस दिया जिनके द्वारा बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी चीजें नहीं की गई, बहुत सारी समस्याएं देश के सामने लाई गई। हम मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी गलतियां निकालते हैं। कोई भी आदमी जब काम करता है तो हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो। हालांकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो हमें कोई ऐसी गलती दिखाई नहीं देती है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने हमें कश्मीर की समस्या दी, उन्होंने हमें चीन की समस्या दी, उन्होंने हमें पाकिस्तान की समस्या दी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहीं तो उन्होंने हमें शिमला समझौता करके एक समस्या दी। उन्होंने पाकिस्तान में जब हम इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था उसकी जमीन वापस करके हमें एक समस्या दी, एक शिमला समझौता दिया, एक बांग्लादेश दिया। तो ऐसे जिनको आप तेजस्वी प्रधानमंत्री मानते हैं, उन्होंने भी इतनी गलतियां की हैं। तो उनकी गलतियों की वजह से ही देश आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उस स्थिति से बाहर निकलना जो है नामुमकिन हो गया है। जो 65 साल तक कहते रहे कि गरीबी हटाओ, आज वो कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे, तो इसका मतलब साफ है कि उनसे 65 साल में गरीबी नहीं हटी थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी योजना जिसे हेल्थ योजना, जिसे आयुष्मान योजना कहा जाता है, 5 लाख तक का बीमा हर भारतीय नागरिक को मिल रहा है। वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकता है। और ईर्ष्या का दौर ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार जिस प्रदेश में है, या किसी और पार्टी की सरकार अगर किसी प्रदेश में है, वो अपने नागरिकों को इस फैसिलिटी को अवेल तक नहीं करने दे रही है। उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो भारत की नारियां जहां पर गैस ना होने के कारण चूल्हे में आंखों में धुआं आके अपनी जीवन व्यतीत करती थी, परेशान होती थी, महीनों और हफ्तों लाइन में खड़े रह के सिलेंडर का इंतजार करती थी, आज सिलेंडर उनके घर पे पहुंच जा रहा है। उज्ज्वला योजना के थ्रू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर महिला को जो है गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसी पे अगर हम देखें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 महीने में हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। ये ताकत आज से पहले भारत की कभी नहीं थी। और जिस तरीके से आपने अगर पढ़ा होगा 15 दिन पहले कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ
जो था इनकार कर दिया कि चाइना के साथ हम बात नहीं करेंगे और मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के बालाकोट में इतना बड़ा हमला किया, पर क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत, कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत नहीं थी जिसने भारत का विरोध किया हो। सब लोग शांत रहे और सबने हमारा सपोर्ट किया। तो यही दिखाता है कि एक स्ट्रांग विल का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो देश को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है। विपक्ष ने बहुत सारे इल्जाम जो है माननीय प्रधानमंत्री पे लगाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो इल्जाम है वो राफेल का है, राफेल के ऑफसेट पार्टनर्स का है। मैं अपने अगले वीडियो में, मैं या मेरे साथी आपको पूरा राफेल के सौदे के बारे में बताएंगे कि सौदा कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑफसेट पार्टनर्स कैसे सेट किए जाते हैं और किस तरीके से जो यूपीए के थ्रू किया गया सौदा था, जिसको उन्होंने कभी अमली जामा नहीं पहनाया, सिर्फ शोर मचाया, और जब एनडीए ने उस डील को फाइनल किया और सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हमारे देश में आने वाले हैं, उसका विरोध किया। मैं अपने अगले एक और वीडियो में आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बताऊंगा, जो कांग्रेस ने पिछले हफ्ते रिलीज किया है। अगर आप देखेंगे तो उस मैनिफेस्टो से राहुल गांधी हिंदुस्तान में तो क्या पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके का मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस ने अपना तैयार किया है। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की एक एक लाइन आपके सामने जो है छोटे वीडियो में, जो सरल भाषा में, जो एक कॉमन नागरिक समझ सकता हो, ऐसे को प्रस्तुत करूंगा। मैं अपने एक वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ यही है कि जिस विकास की राह पे देश चल रहा है पिछले 5 साल से, हम उस राह को चलने दें और इस पे कहीं पे विराम ना लगे। आप सब ने अपने घरों के चारों तरफ देखा होगा कितना सारा विकास शुरू हो रहा है। मैं सन 1999 में दिल्ली में शिफ्ट हुआ था और नोएडा में खासतौर से शिफ्ट हुआ था, और मैं पिछले 20 साल से ऐसा सुनता आ रहा था कि जो नेशनल हाईवे 24 है वो चौड़ा होगा। मनमोहन सिंह की सरकार आई, 2 बार रहे वो प्रधानमंत्री, और बहुत सारी बातें की गई, पर मैंने कभी नहीं देखा उस पर एक कील के बराबर भी काम किया गया हो। और आप जो लोग दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं वो जानते हैं कि मेरठ एक्सप्रेसवे का काम किस तेजी से चल रहा है। उसका पहला स्ट्रेच पिछले साल खोल दिया गया था और दूसरा स्ट्रेच अगले महीने खुलने जा रहा है, जिससे कि जो इधर के रहने वाले गाजियाबाद, नोएडा, इंदिरापुरम के रहने वाले लोग हैं, उनका कम्यूटिंग टाइम दिल्ली से सिर्फ 7 या 8 मिनट का रह जाता है। ये जो सपने हमने पिछले 20 साल से देखे थे, ऐसे हजारों लाखों सपने हमारी आंखों के सामने जो हैं वो सच हो रहे हैं। अपने देश में एक नई योजना है, आपने सुनी होगी, उड़ान योजना। उड़ान का जो फुल फॉर्म है UDAN, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसके अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो फ्लाइट्स के जो फेयर हैं, जो पहले 10-10 हजार, 8-8 हजार होते थे, वो आज की डेट में 2500 तक, 2000 तक लिमिट कर दिए गए हैं, क्योंकि फ्लाइट का फेयर फ्लाइट की टाइमिंग से लिंक कर दिया गया है। तो अगर आपको छोटी डिस्टेंस पे जाना है तो आपको ज्यादा फेयर पे नहीं करना पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे बड़े सारे एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं जहां पे 1 या 2 उड़ानें जाती हैं। तो देश के बहुत सारे ऐसे शहर जो पहले वायु के सेवा के थ्रू कनेक्टेड नहीं थे, आज की डेट में वो सारे वायु सेवा के थ्रू कनेक्टेड हैं। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट का ही लेते हैं, हम बहुत चर्चा करेंगे डेवलपमेंट पे अगले 2 महीने तक, और कंटिन्यूअसली ये चैनल चलता रहेगा। हर दिन देश की नई समस्या, नए मुद्दे को हम लेके आते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बोगीबिल ब्रिज की नींव रखी थी, और 70 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस बोगीबिल ब्रिज को बनवा के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को समर्पित कर दिया। तो ये विकास की दर थी जो 65 साल तक चली, जिसमें आप देख सकते हैं कि योजनाएं बहुत सारी शुरू करी गई, चाहे वो मनरेगा योजना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना हो, चाहे वो हो, बट अमल किसी पे नहीं किया गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, सिर्फ 3 चीजों पे फोकस रखा गया। राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की जो संपत्ति, जो अलग अलग इंटरनेशनल मैगजीन्स बताती हैं कि सोनिया गांधी $2 मिलियन ज्यादा रिच हैं क्वीन एलिजाबेथ से, या राहुल गांधी के पास इनकम 9 करोड़ की है पिछले 2 साल में। मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी तो 10वीं पास भी नहीं है, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं, उनका कौन सा ऐसा बिजनेस है, सोनिया गांधी का ऐसा कौन सा बिजनेस है, मुलायम सिंह यादव का ऐसा कौन सा बिजनेस है, अखिलेश यादव का ऐसा कौन सा बिजनेस है, मायावती का ऐसा कौन सा बिजनेस है, जिससे 6-6, 7-7 हजार करोड़ की संपत्तियां उनके सामने आ गई हैं। मुझे कोई भी नागरिक देश का कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे कि इन नेताओं का कौन सा बिजनेस है जिससे 6-6 हजार, 7-7 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज ये लोग बना लेते हैं। अखिलेश यादव कहां से 300 करोड़ का होटल खोल रहे हैं। मैं तो अखिलेश यादव को बहुत करीबी तौर से भी जानता था एक समय पर, अब मैं उनसे काफी दूर हूं, कि वो तो एक नॉर्मल आदमी थे, एक टीचर के बेटे थे।
मैं भी एक साधारण आदमी का बेटा हूं, मैं तो आज तक 1 करोड़ रुपए नहीं जमा कर पाया। वो कहां से, कौन सा ऐसी इंडस्ट्री लगाई उन्होंने, कौन सा ऐसा बिजनेस लगाया, कौन सी ऐसा नया आइडिया जनरेट किया जिससे वो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को जगर कर पाए। और इन पर जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो वो कहते हैं कि ये जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स है, यानी एक जो है ईर्ष्या की राजनीति है। तो क्या कोई आदमी जिसके पास कोई आय का साधन ना हो वो 1000 करोड़ रुपए जमा कर सकता है? नहीं कर सकता। आज की अगर आप बात देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए हुए 1 महीना नहीं हुआ है और उन जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके चीफ सेक्रेटरी के घर पे छापा पड़ा, 9 करोड़ रुपए कैश निकला है। आज ही आप सभी लोगों ने टीवी पर अपने अपने देखा होगा। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार, जहां जहां कांग्रेस की सरकार वापस स्टेट में आ रही है वहां भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तीनों प्रदेशों में अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो मैं सीएम बदल दूंगा। 10 दिन क्या राहुल भाई, अब तो महीने हो गए। 50% क्या 5% किसानों की भी कर्ज माफी नहीं हुई। किसी के 500 रुपए माफ हुए, किसी के 700 रुपए माफ हुए हैं। एक एक किसान रो रहा है, कह रहा है कि ऐसा धोखा तो क्यों दे रहे हो साहब, आपने तो पहले भी 70 साल हमें नोच के खाया है, अब क्यों खा रहे हो। तो मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी आंख खोल के देखें, जातिवाद से ऊपर उठें। किसी भी प्रतिकल समुदाय के लिए मोदी जी का कोई भी घृणा नहीं है। अगर देश में विकास होता है, अगर सड़क बनती है, अगर अस्पताल बनते हैं, अगर एयरपोर्ट खुलता है, अगर कोई भी विकास का कार्य होता है तो वो हिंदू के लिए भी होता है, वो मुसलमान के लिए भी होता है, वो यादव के लिए भी होता है, वो जाट के लिए भी होता है, वो गुजर के लिए भी होता है, वो ब्राह्मण के लिए भी होता है और वो कायस्थ के लिए भी होता है। तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ के देश हित में वोट देना चाहिए। और मैं देश के युवा नागरिकों से फिर से अनुरोध करूंगा कि इस बार अपनी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वोट दें। आपके लोकल एरिया में कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके ऊपर ध्यान दें, बट आप ये मान के चलें कि आपका हर वोट प्रधानमंत्री के वोट की तरफ जा रहा है। आपको कांग्रेस वाले या विपक्षी पार्टी वाले ये भड़काने की कोशिश करेंगे कि आप अपने लोकल कैंडिडेट को देखिए। जैसे उन्होंने विधानसभा के चुनाव में नोटा के मुद्दे को ऊपर उठाया था, ऐसे ही इस बार वो लोकल कैंडिडेट के मुद्दे को ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जमीनी हकीकत है क्या। जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ है कि जो है भाजपा जो है इस चुनाव को जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि जो है आप अपना वोट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दीजिए। कल हम लोग सबसे पहला मुद्दा जो लेंगे वो हम लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन मैनिफेस्टो को डिस्कस करेंगे। जो उन्होंने 4 मुद्दे मेन रखे हैं, उन 4 मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपके साथ इस मुद्दे को लेके रूबरू होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद, नमस्कार।